नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 15 नवंबर 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 33 एग्जैक्ट जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जहां पर सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। तो प्रथम बार में पूछे गए ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। अभी ये ऑफर का आज लास्ट डे है, जिसमें आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 120 यानी ये पास आपकी 14 मंथ की वैलिडिटी में मात्र 280 रुपये में इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल। पहला सवाल आपके सामने, आईपीसी की धारा 375 किससे संबंधित है? तो ये बलात्संग यानी आईपीसी की धारा 375 है, बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करती है, तो बलात्कार से संबंधित है। और भारतीय दंड संहिता की जो धारा 376 है, इसमें जो परिभाषित तो बलात्कार से परिभाषित है वो धारा है आईपीसी की 375 में किया गया है, लेकिन उसमें क्या दंड दिया जाएगा, क्या उसमें सजा होगी, वो धारा 376 में है। तो इसमें बलात्कार के दंड का प्रावधान है। दंड क्या है? यदि अपराध सिद्ध हो जाता है उस केस में दोषी को कम से कम 7 साल व अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? जीएसटी आर्टिकल 279 ए यहाँ पर देखने को मिलता है। जो जीएसटी के बारे में बात हो रही तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें आर्टिकल 279 एक में जीएसटी परिषद का भी प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। एग्जाम में सवाल आता है जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, जो कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया है। एग्जाम में एनटीपीसी में सवाल आया था, जीएसटी में जो 4 टैक्स स्लैब है उनमें से कौन सा या फिर कौन सा नहीं है? तो 5%, 12%, 18% और अधिकतम जीएसटी टैक्स स्लैब में उसमें 28% है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अगला सवाल, सेबी की स्थापना किसने की है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना है आपको पूछी किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो स्थापना यहाँ पर हुई है 2 अप्रैल 1988 को, लेकिन जो वैधानिक मान्यता मिली है वो 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक मान्यता मिली है। 711-12 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण किया था वो पूछा किसने किया? तो 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उस समय जो सिंध के शासक है वो दाहिर था। और अन्य जो प्रमुख आक्रमण हुए भारत पर, जो किसने किए हैं, कब किए हैं? जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आज पूछा 712 में किया है, तो 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत यानी नादिर शाह जो ईरान से थे, तो नादिर शाह के द्वारा मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 को भारत पर आक्रमण किया गया था। तैमूर, जो टैमरलन बोला जाता है, तैमूरलन, इन्होंने 1398 एडी में भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर हैं जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़े और भारत पर आक्रमण किया है। सिकंदर हो गया, तैमूरलंग हो गया, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हुए हैं उनकी डेट आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो विदेशी यात्री भारत आए हैं किसके काल में है, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आ ही जाता है। तो चीनी यात्री जो हैंगसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और मैग स्तनीज यूनानी शासक सेलुकस का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ये उज्बेकिस्तान से था और उसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की
यात्रा की थी। चीनी यात्री फाइयान है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इस सिंह जो चीनी भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, बहुत बार आता, तो ये मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और फाइयान यहाँ पर हो गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है ओपेक की स्थापना कब हुई है? 1960 में ओपेक की स्थापना बगदाद इराक में हुई है। एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था कि ओपेक में जो जनवरी 2020 में कौन से देश ने सदस्यता छोड़ी है? तो इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ दी है ओपेक की। ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान सदस्य देश की बात करें तो ओपेक के 13 सदस्य देश, इनसे पूर्व इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर है, ये इनके पूरे सदस्य रह चुके हैं और ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत जो समानता के अधिकार में आते हैं आर्टिकल 14 से 18 के मध्य, तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। समानता के सारे अधिकार आपको समानता के आर्टिकल जो पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 बताता विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 आपको पूछ लिया। 18 है टाइटल जो उपाधियां हैं उनका अंत आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्वतंत्रता वाला आपको पूछा गया है, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? पूरे देश में आप आ जा सकते हो, मतलब एक तरीके से आप डॉन हो गए हो, तो आर्टिकल 19D में, डॉन यानी आर्टिकल 19D में पूरे देश में आने जाने की आज़ादी आपको मिलने वाली, क्योंकि आर्टिकल 19 से काफ़ी पार्ट है। आर्टिकल 19A में बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19B में सभा की आज़ादी आप कर सकते हो, सभा। और आर्टिकल 19C यानी संघ बनाने की आज़ादी आपको C में है। डी हो चुका है। ई में पूरे देश में बसने की या फिर रहने की आज़ादी है। जी में कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, जीविका की आज़ादी है। और एफ यहाँ पर फेल हो गया, यानी जो पहले एफ था आर्टिकल 19F है, उसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि विधिक अधिकार बनाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल किस भाग में है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है संविधान की किस भाग में है? तो भाग 14 में वर्णित है। और 14 के अंतर्गत जो आर्टिकल 315 से 323 तक है उसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। जो आर्टिकल 315 बताता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल 315 में वर्णन मिलता है, तो ये भाग 14 में वर्णित है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन किसके अपरूप हैं? तो ये कार्बन के अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। जब एक तत्व दो या अधिक रूपों में पाया जाता है तो जिनके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है हैदराबाद तेलंगाना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद तेलंगाना में है। ये आईपीएस की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी की। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस आर्टिकल में है? तो निर्वाचन आयोग का सवाल पूछा गया अनुच्छेद का, तो आर्टिकल 324 यहाँ पर सवाल आ चुका है जो कि निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का है। निर्वाचन आयोग में निहित होना आर्टिकल 324 का सवाल है ये। आर्टिकल 325 में क्या? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और इसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। तो इन आधार पर ऐसा नहीं होगा कि उसे जो निर्वाचक नामावली है उसमें अपात्र घोषित किया जाए। आर्टिकल 326 है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये आर्टिकल 326 बताता है। अगला सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की बोलियां जैसे मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रज, ये ऑप्शन दे रखे थे ब्रज, तो इसमें मैथिली भारत के बिहार और झारखंड के, तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर महाबलीपुरम में स्मारक का समूह है जो मंदिर वगैरह है वो कहाँ पर है? जैसे कि शोर टेम्पल है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त तो ओलकेनेश्वर मंदिर है, मुकुंद नायनार का मंदिर है और जो रथ रहते हैं यहाँ पर पिदारी रथ है, पंच रथ है, गणेश रथ है, ये सभी महाबलीपुरम के स्मारक समूह में है जो तमिलनाडु में है। आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु हो जाएगा। सबसे हल्का धातु आवर्त सारणी की, यहाँ पर धातु की बात हो रही है, एलिमेंट की बात करके स्पेशल धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। ओवरऑल बात करूँ आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व वो हाइड्रोजन है और सबसे जो हार्डेस्ट या फिर जो मजबूत तत्व है वो आपके टंगस्टन हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिया गया है? तो इससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, जब आपकी सवाल आया था जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में वो जी शंकर कुरूप को, तो उसमें मैंने बताया कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था, जो कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इंग्लिश का प्रथम है जो कि 2018 में ही दिया गया है, अमिताभ घोष को दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं, साथ ही साथ इसके साथ अंग्रेजी, तो इन सभी 23 भाषाओं में जो भारतीय लेखक हैं उनमें से किसी एक को एक वर्ष में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट आपके 2019 में दिया गया था जो मलयालम कवि है अक्कितम अच्युतन नंबूत्री को। अगला सवाल यहाँ पर, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 के पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? TX2 पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। और ये जो पुरस्कार है T×2 यानी टाइगर दोगुना कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार कम समय में बाघों की दोगुनी करने की जनसंख्या है, बाघों की संख्या दोगुनी करने के आधार पर दिया जाता है, जो कि पीलीभीत ने कर देखा है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अन्य जो राज्य के वन विभाग हैं इन्होंने 10 साल की जगह 4 साल में ही एवरेज किया है, 10 साल में बाघों की जो संख्या है वो दोगुनी होती है। लेकिन जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इनके प्रयास यह रहा कि वो 10 साल की जगह 4 साल में ही बाघों की आबादी उन्होंने दोगुनी करके ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T×2 हासिल किया है। अगला सवाल है, किस स्थिति में दुपहिया वाहन का चालान नहीं होता है? स्टूडेंट बताया था कि ऑप्शन में था कि हेलमेट पहनने की, तो हेलमेट पहनने का कोई चालान नहीं होगा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, हिंदी में सवाल पूछा गया था, जो ये आपकी हिंदी में पूछा जाता है लैंग्वेज वाला। चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इनके लेखक। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, इजी सवाल है, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। रेपो रेट क्या है ये आपको पूछा है। रेपो रेट है जो भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, और जो कमर्शियल बैंक इस लोन को रिजर्व बैंक को जिस रेट से वापस चुकाते हैं, जिस ब्याज दर पर ये चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक अन्य बैंक को जो भी धन देती है, रुपए देती है, वो कुछ न कुछ उस पर ब्याज लेगी है, वही ब्याज दर क्या है, वो रेपो रेट है। इसका उल्टा कर दें कि जब बहुत सी कमर्शियल बैंक है वो RBI को भी वापस धन देती है या फिर अपना फंड देती है, तो जिस पर बैंकों को RBI की तरफ से जो जमा धन पर ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट है। इसी प्रकार एक केस रिजर्व रेशियो भी है, SLR भी है, ये सभी बैंकिंग टर्म है। CRR यानी केस रिजर्व रेशियो, तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जो केस रिजर्व रेशियो कहलाता है। और SLR क्या है, ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात है। अगला सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उद्यान या फिर पार्क कौन सा है? तो प्रथम जो उद्यान है वो दोस्तों हेली नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित हुआ था, जिसका बाद में नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। कमेंट करके बताना कि ये भारत का पूछा है या फिर उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उद्यान का पूछा है, वो कमेंट जरूर करना। उत्तर प्रदेश का पहला तारामंडल कहाँ पर, ये पूछा है। जो भी कैंडिडेट को आंसर पता है कमेंट जरूर कर देना। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के अनुसार जो भी कोई ठगी करेगा उसे क्या दंड दिया जाएगा? तो ठगी के केस में जो धारा लगती है वो धारा 311 है, तो इसकी सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास। जो भी ठगी करेगा तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन कारावास, साथ ही साथ आर्थिक दंड भी रहता है। ये तो हो जाएगा जो भी किसी भी प्रकार की जो भी कोई ठगी करेगा उस केस में। यदि जो धारा IPC की धारा 420 भी है, इसमें छल करना या फिर बेईमानी से कोई भी बहुमूल्य वस्तु है, संपत्ति है, बेईमानी से आप कोई भी बहुमूल्य वस्तु है उसके छल कर देते हो कस्टमर के साथ, उस केस में ये धारा IPC की 420 लगती है। और इसमें एक अवधि के लिए जो भी कारावास की सजा एक फिक्स अवधि रहती है, जो कि अधिकतम 7 साल की यहाँ पर ये अवधि बढ़ाई जा सकती है, सजा आपको हो सकती है यदि आप कोई छल कपट करते हो, यदि संपत्ति या फिर बहुमूल्य वस्तु के बेचने करने में, तो IPC की धारा 420 लगती है। इलायची पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? इलायची पहाड़ियाँ दोस्तों ये इडुक्की जिला जो केरल है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट में केरल में है जहाँ पर इलायची होती है, इसलिए इनका नाम इलायची पहाड़ियाँ रखा गया है। कालीन नगरी है, कारपेट जो कालीन नगरी है, कारपेट सिटी है, वो किस जिले को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोई,
तो भदोही जिले को कालीन नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? 2021 में बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा की थी 26 और 27 मार्च 2021 को। और 2021 की प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा की बात करें तो इसके बाद वो गए थे सितंबर 2021 में 22 से 25 सितंबर तक यूएसए की यात्रा की है। साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और यूएसए की यात्रा की थी। और अक्टूबर 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक G20 जो समिट हुआ है रोम में, तो वहाँ पर वो गए थे मोदी जी 1 से 3 नवंबर 2021 में, जो कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ये जो गए थे मोदी जी 1 से 3 नवंबर 2021 को। अगला सवाल यहाँ पर 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जो 99वां संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है? तो ये आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली थी पहले, तो इसके स्थान पर एक नया निकाय है जिसका नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के तहत की गई थी, जिसमें प्रावधान था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति है इसी आयोग के द्वारा की जाएगी। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया, यानी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही अभी ये नियुक्ति हो रही है। और बाकी जो भी नए वाले संविधान संशोधन हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक संविधान संशोधन वो तो आपको जीएसटी के बारे में बताया हुआ है जो कि 2017 में लागू हुआ। 100वें संविधान संशोधन ये 2014 में हुआ था, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 का जो भूमि समझौता उसके तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया था। 102वां संविधान संशोधन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान का व्यवस्था की गई है। 104वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए जो आरक्षण है उसकी अवधि अब 25 जनवरी 2030 तक यानी 10 वर्ष और बढ़ाई गई है। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 पद का आरक्षण था संविधान संशोधन, इसके तहत ये आरक्षण अभी नहीं बढ़ाया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति के द्वारा धारा 280 के तहत गठित किया जाता है। और जो 5 वर्ष की अवधि रहती है वित्त आयोग की, जैसे कि 15वां वित्त आयोग है, इनके अध्यक्ष NK सिंह हैं, 2020 से 25 तक की अवधि है। फर्स्ट कमीशन वाज एस्टेब्लिश हुआ था, जो पहला वित्त आयोग वो 1951 में हुआ था, जो कि KC नियोगी उनके अध्यक्ष थे। 1952 से 57 तक की अवधि तक था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। बाकी वित्त आयोग का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है? तो ये इसमें आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ऑप्शन दे रखा था। तो और क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो ये इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। तो एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अगर मुझे इस संविधान के बारे में किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण के रूप में नामित करने के लिए कहा जाता है तो उन्होंने आर्टिकल 32 सेलेक्ट किया है, यानी ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना ये संविधान अमान्य होगा वो आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट वन यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला चोपड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिंदी का ये सवाल है, चित्रा मुदगल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर अभी आज लास्ट दिन ऑफर है, जो कि 280 रुपये में आपको 14 मंथ की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर TTJ के कूपन कोड यूज करते हुए इसका फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं सेकंड और थर्ड सेट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।